हाय एवरीवन, आई एम डॉक्टर संजय अग्रवाल। आज की क्लास में करते हैं कुछ और एक्चुअल क्वेश्चंस फ्रॉम प्रीवियस ईयर पेपर्स ऑफ CUET PG for CS and IT, Computer Science and Information Technology. And this paper is quite useful as this is a single examination which gets you into MCA, MSc Computer Science, MSc Operational Research, MSc Cyber Security, and so many other allied courses into the top central universities like DU, JNU, Jamia Millia Islamia, BHU, Pondicherry universities, and means there are so many universities and you have to appear in just one single test. तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चंस को एंड वील सी व्हाट शॉर्टकट्स वी कैन यूज हियर एंड कैसे हम लीस्ट पॉसिबल टाइम में इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएंगे यूजिंग आवर सब्जेक्ट नॉलेज एज वेल एज कॉमन सेंस. ओके, इफ एन एंगल अल्फा इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स ए एंड बी, तो इसका मतलब एक तो हमें गिवन है a प्लस बी इज अल्फा, अल्फा इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. हमें ये भी गिवन है a माइनस बी इज एक्स एंड हमें गिवन है 10a इज टू 10b इज k इज टू 1. तो सबसे पहले हम इसी को शुरू करते हैं. हमें गिवन है 10a अपॉन 10b इज इक्वल टू k बाई 1 और मेरी चॉइसेस में सब जगह साइन है, सो इट इज़ बेटर कि हम 10 को साइन और कॉस में डिवाइड कर लें. तो यहाँ आ जाएगा साइन ए अपॉन कॉस ए और ऊपर हो जाएगा कॉस पी अपॉन साइन बी इस k बाई 1. और इस तरह के मेथड्स में, इस तरह की सिचुएशन में हमेशा हम अप्लाई करते हैं CD रूल, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल. ओके, तो इसकी वजह से मेरे पास आ जाएगा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी अपॉन साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी. बहुत बारी मैंने ये CD रूल डिफाइन कर रखा है आपको, k plus 1 upon k minus 1, but for ready reference I am again writing it. Componendo dividendo rule says if p upon q is r upon s, then it is same as p plus q upon p minus q is r plus s upon r minus s. Okay, componendo dividendo rule, CD rule. अब इससे हमें यहाँ एडवांटेज क्या हुआ, देखिए यहाँ पे हमें एडवांटेज मिल गया साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी इज साइन ऑफ ए प्लस बी. तो ऊपर वाला हो गया साइन ऑफ ए प्लस बी और नीचे वाला हो गया साइन ऑफ ए माइनस बी और यहाँ पे आ गया k प्लस 1 अपॉन k माइनस 1. अब हम यूज करना शुरू कर देंगे. a प्लस बी है हमारा अल्फा, सो इट मीन्स साइन अल्फा, और a माइनस बी है हमारा x, साइन x इज k प्लस 1 अपॉन k माइनस 1. एंड नाउ इट बिकम सो इजी बिकॉज आई हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ साइन x. सो साइन x इज k माइनस 1 अपॉन k प्लस 1. आप इसे रिवर्स कर दीजिए, ओके, इनटू साइन अल्फा. यू जस्ट रिवर्स इट एंड यू गेट योर आंसर. एंड व्हाट इज योर आंसर? k माइनस 1 अपॉन k प्लस 1 इनटू साइन अल्फा. आप चाहें तो इससे आप इसे ऐसे भी लिख सकते थे, साइन x अपॉन साइन अल्फा is k minus 1 upon k plus 1, and from here there you are getting this as your answer. Okay, so quite an easy problem. Ideal time taken must have been around 30 seconds or 40 seconds, और normally एक क्वेश्चन के लिए आपको मिलते हैं 1 minute 40 seconds, so you are able to save lot of time in this particular question. अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 27. This is from height and distances, और हमने देखा कि CUET में height and distances से क्वेश्चंस आते हैं, काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, हर साल 2 या 3 क्वेश्चंस भी आ सकते हैं. सो दैट्स एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक विच इज़ टू बी डन. द बेस ऑफ ए टावर इज 80 मीटर्स अवे फ्रॉम ए पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड. तो फिर एक टावर है, ये इस तरह ग्राउंड है और ये एंगल है. ओके, इसे थोड़ा सा प्रॉपर बना देते हैं हम. व्हेन यू आर ड्राइंग इट यूजिंग योर हैंड, सो मे बी, एंड बट इट हार्डली मैटर्स इन एंट्रेंसेस. You are not getting any score for this diagram. Okay, you are going to get a score only for your final answer or the correct answer without even the solution method. ये पॉइंट A है, यहाँ से यहाँ तक आपका 80 मीटर्स है. डिसाइफर करते हैं इंफॉर्मेशन को, मीनिंगफुल वे में उसे यूज करते हैं. ओके, तो द बेस ऑफ ए टावर इज 80 meters away a point A on the ground if the angle of elevation at the top of the tower from A is 45 degree. It's such an easy problem. and आपको चाहिए H. It is a right angle triangle. So perpendicular upon base is 1045, and we all know 1045 is nothing but 1. So your H comes out to be 80. A very, very easy problem. Hardly 10 seconds you need to be able to answer this problem. So again, you are able to solve quite a lot of time
which can be invested in other examples which are lengthy or complicated. But उसके लिए भी मैंने आपको टेक्निक सिखा रखी है. The examples which you feel are complicated and lengthy should be attempted in the end when you're not having anything else to do, okay? Because every question carries same marks, so why should I spend my time on those questions which are really tough? Why not to attempt those questions first which are easy, which can give me my answer easily, okay? और वो ही इसलिए आपकी academic preparation के साथ साथ आपकी जो strategy है that plays a very very important role, and that is what I teach at SANMEX to my students. Have a proper strategy, okay? You should have a strategy as if you are going to fight a war. जिस तरह वॉर में जीतने के लिए प्रॉपर प्लानिंग स्ट्रेटेजी चाहिए, सेम शुड बी विद द एंट्रेंस. ऐसा नहीं कि रोज आप 15 घंटे पढ़ लें और आप सोचते हैं आप सेलेक्ट हो ही जाएंगे या आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर ही देंगे. नहीं, 15 घंटे से बेटर है आप स्मार्टली जितने भी घंटे पढ़ें और उस नॉलेज को आप एट द राइट टाइम रिट्रीव कर सकें इन द एंट्रेंस एग्जामिनेशन. क्योंकि जितनी नॉलेज आपके अंदर है उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप कितनी नॉलेज वहाँ पे रिट्रीव कर पाते हैं एट द राइट टाइम. वो जो टाइम है 1 घंटा 1.5 घंटा या 2 घंटा जो भी आपका एंट्रेंस का टाइम है, दैट इज अ डिसाइसिव फैक्टर, ओके? आपको एग्जामिनेशन हॉल से बाहर आके कुछ भी याद आ जाए, इट इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प यू इन एनी मैनर. तो आपको वहीं पे याद आना है, और दैट टू इन ए कॉम्बिनेशन ऑफ कोर्सेज सब्जेक्ट्स लाइक लॉजिक भी होगा, कंप्यूटर्स भी होगा, मैथ्स भी होगा. मैथ्स में कैलकुलस है, कोऑर्डिनेट है, अलजेब्रा है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन है, प्रोबेबिलिटी है, सो मेनी थिंग्स टू बी डन एट द सेम टाइम. दैट्स व्हाई माय एम्फेसिस ऑलवेज इज ऑन कि आपके ब्रेन को मोबिलिटी की आदत होनी चाहिए. डू नॉट डू जस्ट वन टाइप ऑफ क्वेश्चन एवरी डे, ओके? ऐसा नहीं है कि आप 10 दिन तक अलजेब्रा ही करते रहें. नो, नेवर डू दैट, ओके? हर दिन में थोड़ा थोड़ा टाइम आप हर टॉपिक के लिए निकालिए, जिससे आपके ब्रेन को स्विच करने की आदत हो, और फिर आप इस तरीके से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए. पहले मेरी वीडियोस देखिए, उसके बाद अपने आप इन्हें सॉल्व कीजिए आफ्टर गैप ऑफ 1 वीक, और देखिए कितने मेथड्स आप अप्लाई कर पाते हैं, और स्टॉप वॉच के साथ उसे सॉल्व कीजिए. आप हर क्वेश्चन पे भी स्टॉप वॉच रख सकते हैं कि हर क्वेश्चन आप कितनी देर में कर रहे हैं, या 25-25 के लॉट में या 50-50 के लॉट में भी उन प्रॉब्लम्स को कर सकते हैं. एंड देन अपेयर इन द रियल मॉक्स. रियल मॉक्स मीन्स ऐसे मॉक्स नहीं जो नेट पे ऐसे इजीली अवेलेबल होते हैं, द मॉक्स विच आर क्रेडिबल, ओके? क्योंकि अल्टीमेटली आपकी परफॉर्मेंस, आपको कितना आता है और आप कितना परफॉर्म कर पाते हैं, ये डिपेंड करता है कि आप मॉक्स को किस तरह से लेते हैं, किस तरह से अपेयर होते हैं, और वो कितने क्रेडिबल मॉक्स हैं, वो कितना आपको प्रैक्टिस देते हैं, ना केवल क्वेश्चंस के स्टाइल की बट ऑल्सो हाउ टू सॉल्व देम. द सॉल्यूशन मैकेनिज्म इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट. तो वो मॉक्स नहीं करने हैं जिनमें खाली चॉइसेस दे दी जाएंगी, आपको बता दिया ए का आंसर बी है. यदि आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स अपने आप सॉल्व करके बाद में चेक करनी पड़ जाए, देन इट जस्ट वेस्टेज ऑफ टाइम. एंड एट टाइम ऑफ एंड ड्यूरिंग एग्जामिनेशन, जब आपका एग्जामिनेशन पास आने वाला होता है, यू आर नॉट हैविंग दैट मच ऑफ द टाइम, ओके? सो जस्ट डोंट वेस्ट योर टाइम, इन्वेस्ट इट प्रॉपरली एंड वाइसली. अब आ जाते हैं हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे. आप सबको पता है यदि इतनी 3 टर्म्स यूज होती हैं तब हम इसे कहते हैं होमोजीनियस system of lines, but now it is a homogeneous equation of second degree. Homogeneous equation of second degree always represents a pair of lines passing through a point other than origin. But angle formula चाहे lines origin से पास कर रही हूँ, आप खुद देखिए लॉजिकली, खाली लॉजिकली मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ. आपकी लाइंस ये हों या आपकी लाइंस ये हों, दोनों का एंगल तो सेम ही है ना, तो दोनों का एंगल फॉर्मूला भी सेम ही रहेगा. तो ये जो एंगल फॉर्मूला होता है दैट इज थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 2 रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस ab अपॉन a प्लस b. नॉर्मली हम लोग यहाँ मॉड ले लेते हैं, बट एंट्रेंसेज में हमें जरूरत नहीं है इसकी करने के लिए, ओके? सो वेदर इट इज एन होमोजीनियस पेयर ऑफ लाइंस और नॉन होमोजीनियस पेयर ऑफ लाइंस, द एंगल फॉर्मूला रिमेन्स द सेम. और नॉमेनक्लेचर आपको पता ही है, a होता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 2, h होता है एक्स वाई के कोफिशिएंट का हाफ, और b होता है कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर. तो इसका मतलब आपको इन 3 टर्म्स को तो यूज करने की यहाँ पे जरूरत ही नहीं है जब आपको एंगल निकालना है. बट काफ़ी सारे लोग उन सारे एक्सप्रेशंस को भी इक्वेट करके लिखते हैं, बट मेरे को कभी समझ में नहीं आता कि ऐसा क्यों करा जाता है. एंड वाई शुड वन डू दिस? बिकॉज in entrances you are not there to spend your time, okay? This is something which is very very important for your life. तो बहुत ही प्रॉपर तरीके से और बहुत वाइसली, बहुत टाइम सेविंग मैनर में, इंटेलेक्चुअली एंड इंटेलिजेंटली एंड स्मार्टली आपको इन पेपर्स के लिए प्रिपेयर करना चाहिए और अपेयर होना चाहिए. और उसके लिए बहुत बड़ा रोल होता है आपके मॉक्स का, कि आपको मॉक्स किस तरीके के आप लोग दे रहे हैं, ठीक है ना? वो बहुत ज़रूरी है. दैट इज अपॉन 5, यहाँ से यहाँ कैंसिल हो गया, दैट इज tan इनवर्स 1 अपॉन 5. सो आई नो माई आंसर नाउ, m इज 1 अपॉन 5. तो बातें करते करते तो ये प्रॉब्लम सॉल्व भी हो गई. दिस इज जस्ट इन स्टैंडर्ड एग्जाम्पल लाइक विच कैन बी डन अराउंड 15 to 20 seconds.
तो हर चीज़ का टाइम मैं इसलिए बताता हूँ क्योंकि आपको कोशिश करनी है इतने टाइम में इस प्रॉब्लम को करने की, और वो जब भी हो सकता है जब आपके फॉर्मूले सीमेंटेड हो, आपको कॉन्सेप्ट सीमेंटेड हो दिमाग में, कि एकदम क्वेश्चन देखते ही आपको याद आ जाए। जैसे जब आप घर में बात करते हैं मदर फादर से या किसी से भी अपनी मदर टंग में या हर उस लैंग्वेज में जिसमें आप कंफर्टेबल हैं, तो आपको सोचना नहीं पड़ता ना। हाँ, यदि आपकी इंग्लिश कमजोर है, आप हिंदी से पहले उसे इंग्लिश में दिमाग में ट्रांसलेट करते हैं फिर बोलते हैं, तो आप खुद देखेंगे आप अटकते हैं। तो ये अप्रोच नहीं रखनी है। लर्निंग मीन्स इट शुड बी स्पॉन्टेनियस, द फ्लो शुड बी अनब्रेकेबल, ओके, यू शुड बी क्वाइट फास्ट एंड दैट इज पॉसिबल ओनली इफ यू आर नेचुरल। यदि आप नेचुरली सब चीज़ों को जानते हैं, एंड दैट कम्स थ्रू द प्रैक्टिस एंड द प्रॉपर लर्निंग and logical learning, okay. Logical means whenever I use the word logical, it doesn't mean that I'm talking about those quant problems or coding, decoding or completion of series. Logic means a proper thought process, कि दिमाग logically situation को analyze कर सके, चाहे वो life problem हो, चाहे वो mathematics की problem हो, चाहे वो reasoning की problem हो, ठीक है ना। So that is the meaning of logic. Then comes another problem, okay. इसको भी आप 12th वगैरह में करा करते थे, मैं इसे और दूसरे तरीके से कर देता हूँ। देखिए ये मेरे पे सिस्टम है, ये सिस्टम नॉन होमोजीनियस है, बट सपोज मैंने यहाँ पे अपने आप एक वेरिएबल z इंट्रोड्यूस कर दिया। सपोज आई इंट्रोड्यूस अनदर वेरिएबल z एंड आई राइट z इज 1। इट मीन्स अब स्ट्रक्चर होमोजीनियस है। नाउ दिस स्ट्रक्चर इज होमोजीनियस एंड इट इज हैविंग ए नॉन जीरो सोल्यूशन, क्योंकि एक वेरिएबल z मैंने 1 ले लिया है। इट मीन्स नॉट एवरी वेरिएबल इज 0। तो इट मीन्स मुझे कंडीशन निकालनी है कि इस होमोजीनियस सिस्टम पे एक सॉल्यूशन है, और होमोजीनियस सिस्टम पे सॉल्यूशन कब होता है? नॉन जीरो सॉल्यूशन है। नॉन जीरो सॉल्यूशन जब इसका डिटर्मिनेंट वेनिश कर जाता है। 2 1 -1 a 3 -3 3 2 -2, मुझे ये चाहिए, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैंने क्या करा, आप चाहते तो डायरेक्टली भी वो रिजल्ट होता है कि नॉन होमोजीनियस सिस्टम में भी डिटर्मिनेंट 0 होना चाहिए इफ यू वांट इट टू बी कॉन्करेंट। कॉन्करेंट मीन्स हैविंग ए कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इफ आई कंसीडर इट ज्योमेट्रिकली, एंड कॉन्करेंट एट द सेम टाइम मीन्स ए कॉमन सोल्यूशन। बट जैसे मैंने z इंट्रोड्यूस करा एंड मैं कह रहा हूं z इज 1, इट मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट ए सॉल्यूशन विच इज नॉन जीरो, और होमोजीनियस सिस्टम पे नॉन जीरो सॉल्यूशन होने का मतलब है डिटर्मिनेंट 0 हो। क्योंकि आपको याद होगा जब आप पढ़ा करते थे 12th में ax इज इक्वल टू 0 है होमोजीनियस सिस्टम, यदि डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉन जीरो इट मीन्स a इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, ठीक है ना। इट्स सच एन ईजी थिंग। हम रिवाइज इसलिए करते हैं क्योंकि मेरी अप्रोच इज मोर लाइक गूगल की, आप साथ साथ सारी चीजें करिए। इट मीन्स x इज इक्वल टू 0 इज द ओनली सॉल्यूशन, ठीक है ना। तो इस केस में हम कहते हैं यूनिकनेस है, बट हमारे वाले केस में ऐसा नहीं है। z हमने 1 लिया, इट मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट सॉल्यूशन विच इज नॉन जीरो। इट मीन्स इट इज नॉट दिस केस, इट मीन्स इट शुड नॉट बी नॉन जीरो, इट मीन्स इट शुड बी 0। अब आप यहाँ पे केयरफुली देखिए, डिटर्मिनेंट आपने थॉरली पढ़ रखा है, ये दोनों कॉलम्स आपस में डिपेंडेंट हैं। यदि सेकेंड कॉलम को मैं -1 से मल्टीप्लाई करूं तो थर्ड कॉलम आ जाएगा, ओके। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? इट मीन्स ये डिटर्मिनेंट तो हमेशा 0 होगा ही, बिकॉज C2 एंड C3 आर डिपेंडेंट। It means this equation is always satisfied, and if it is always satisfied it means it is independent of the value of a, it means it is true for all a। कि आप a को कुछ भी रखें, इस डिटर्मिनेंट को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि ये डिटर्मिनेंट तो हर हालत में 0 होना ही है। Are you getting what I am saying? It's such an easy problem. क्यों तो मुझे इसे evaluate करना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इस डिटर्मिनेंट को evaluate करते हैं। Don't do it blindly. 1 3 2 -1 -3 -2। अब ये भी कर सकते हैं, माइनस को बाहर ले जाइए। आपको पता है ना, यदि एक कॉलम को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करा जाए तो इट इज सेम एज इफ यू आर मल्टीप्लाइंग होल ऑफ द डिटर्मिनेंट बाय दैट कांस्टेंट। उस माइनस को बाहर ले जाइए, फिर सेकंड एंड थर्ड कॉलम सेम हो जाएगा, और जब भी किसी डिटर्मिनेंट में 2 कॉलम या 2 रोज आइडेंटिकल हो तो उसकी वैल्यू 0 होती है। सो यू शुड बी फास्ट, ओके, एंड यू कैन बी फास्ट ओनली इफ इट इज स्पॉन्टेनियस, ओके, इफ इट इज कमिंग फ्रॉम योर इनसाइड, इट इज नॉट आर्टिफिशियल। वही आपको चाहिए, वही मैं चाहता हूँ मेरे स्टूडेंट्स बने, ओके। तो ये हमेशा 0 है। आई होप इट इज क्लियर। हार्डली 5 सेकेंड्स दिस प्रॉब्लम, इसकी औकात खाली 5 सेकंड की है इस प्रॉब्लम की, ध्यान रखिएगा। देन कम्स द नेक्स्ट वन, अगेन एन इजी वन, स्टैंडर्ड रिजल्ट्स। दीज आर बोथ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स। इक्वेशन एज रैशनल रूट्स एंड p एंड q आर इंटीजर। इसका मतलब इक्वेशन के कोफिशिएंट्स इंटीजर्स हैं, लीडिंग कोफिशिएंट 1 है, ऐसे केस में एवरी रैशनल रूट मस्ट बी एन इंटीजर। तो पहली स्टेटमेंट तो सही हो गई। मैं स्टेटमेंट बोल देता हूं, आप ध्यान रखिएगा। इन ए पॉलिनोमियल whose coefficients are all integers and whose leading coefficient is unity, its every rational root must be an integer, and moreover that must be a divisor of the last term. That is something which is additional, okay. यहाँ आपको जरूरत नहीं है इतने डीप में जाने की, बट आप लोग स्टूडेंट्स हैं, आप लोग चीजें सीख रहे हैं तो आपको आनी चाहिए।
एक बारी मैं दोबारा बता रहा हूं, कभी भी कोई पॉलिनोमियल हो, सेकंड डिग्री का ही क्या nth डिग्री का भी पॉलिनोमियल हो, जिसके कॉफिशिएंट्स इंटीजर हो और लीडिंग कॉफिशिएंट मतलब हाईएस्ट डिग्री टर्म का कॉफिशिएंट 1 हो, यूनिटी हो, तो इसका हर रैशनल रूट इंटीजर होगा और वो रूट लास्ट टर्म को डिवाइड करेगा. Result is valid. Next, a quadratic equation has rational roots if and only if discriminant is a perfect square. Yes, it is again a standard result. Okay, ये भी आप याद रखिएगा. क्वाड्रेटिक के रैशनल रूट्स कब होते हैं? जब इसका डिस्क्रिमिनेंट एक परफेक्ट स्क्वायर होता है. तो दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं और R इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A. तो आप खुद देखिए ये 5 क्वेश्चंस कितनी जल्दी सॉल्व हो पाए, बट यदि हम टाइम ही हमें लगाना था तो हम बहुत जगह टाइम लगा सकते थे, टाइम वेस्ट करके. वेस्ट करने का मतलब है आप उसे सिंप्लीफाई करते रहते हैं, आप उसे सॉल्व करते रहते हैं, आप उन्हें ट्रेडिशनल मेथड से यूज करते रहते हैं. ओके, बट ट्रेडिशनल मेथड्स आर नॉट गोइंग टू गेट यू सिलेक्शंस. ध्यान रखिएगा इस चीज़ों को. तो आई होप आपको चीज़ें बेनिफिशियल रहेंगी. मैं फिर करूंगा आपके साथ और सब प्रॉब्लम. जब तक के लिए ऑल द बेस्ट.